सलमान सईद बांग्लादेश से एक पत्रकार हैं, वो हमें वहाँ के ताज़ा हालात बता रहे हैं। आइए सुनते हैं सलमान सईद को। अभी रात हो गया तो स्टूडेंट्स जो लोग है वो प्रेसिडेंट से मिलने गया थोड़ा नया सरकार के बारे में बात करने के लिए। अगर देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी है, रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। तो कल से भी इमीडिएटली दे अनदर पुलिस फोर्स के वो बोलते हैं आंसर फोर्स टेक ओवर करेगा। वो पुलिस स्टेशन और रोड का ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे कल से। लोकल मीडिया में आया अभी बहुत सीनियर पोजीशन इन मिलिट्री हैव बीन चेंज एंड ये भी सुनने में आया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट द सचिवालय में वो जो है वो बहुत डरा हुआ है क्योंकि क्या होगा उन लोग का फ्यूचर नहीं मालूम है। बहुत सरकारी पार्टी के आदमी का घर जल गया तो वो लोग भी बहुत डरा हुआ है। और रास्ते में बहुत ट्रैफिक भी हो गया और रात में फिर से पुलिस स्टेशन में आग लगा गया। मैं जब प्राइम मिनिस्टर के घर से थोड़ा आगे निकल रहा था, मैं एक पुलिस स्टेशन में बहुत आग लग गया वो देखा। तो हाँ, रात में थोड़ा सिचुएशन थोड़ा डरा हुआ हो जाता है। हम देख सकते हैं वहाँ पे किस तरह के हालात बने हुए हैं। बहरहाल हमारे देश में भारत में सर्वदलीय बैठक आज विदेश मंत्री ने बुलाई थी, एक सर्वदलीय बैठक भी हुई है। साथ ही बांग्लादेश के हालात पर इसके बाद सरकार ने आज, आपको बता दें, सभी दलों के प्रतिनिधि भी वहाँ पे मौजूद थे। बैठक में विदेश मंत्री ने हालात पर जानकारी दी और सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि किसी अन्य देश में शरण मिलने तक शेख हसीना भारत में फ़िलहाल रहेंगी। और ये भी कि सरकार ने बताया कि बांग्लादेश की सेना के साथ संपर्क में है और वहाँ पर जो रह रहे भारतीय हैं उनको वापस लाना प्राथमिकता है। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे और उन्होंने पूछा कि क्या इसके पीछे चीन या किसी अन्य विदेशी ताकत का हाथ है बांग्लादेश। तो इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन हो भी सकता है। संसद में भी आज बयान दिया विदेश मंत्री ने, आइए उनको सुन लेते हैं। बांग्लादेश की सरकार गिर चुकी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भाग चुकी हैं और देश की कमान सेना के हाथ में है। वैसे आंदोलन छेड़ रहे छात्र नेताओं को ये बात मंजूर नहीं है कि सेना के हाथ में कमान रहे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि आज 3 बजे तक संसद भंग कर दी जाए, वरना सख्त कदम उठाए जाएंगे। सेना ने बात मानते हुए संसद भंग कर दी और अब अंतरिम सरकार बनाने की कवायद चल रही है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ भारत में हैं, लेकिन यहाँ कब तक रहेंगी इस बात पर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। सूत्रों से पता चल रहा है कि भारत चाहता है कि शेख हसीना यहाँ ज्यादा दिन न रुकें। छात्रों की मांग पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बनने की बात भी मंजूर कर ली है। एनडीटीवी को उन्होंने बताया कि छात्रों के कहने पर ही उन्होंने ऐसा किया। Number one priority to bring law and order, which Hasina couldn't do. That's why it brought to the point of collapsing of the government. If she could bring law and order, this thing would not happen. So this is the continuation of Hasina regime. That now we have to make sure that the people celebrate and go back and get back to business, get to work, and work in a different way in a freer way than they have ever done. सरकार बनने की कवायद भले चल रही हो, लेकिन जमीन पर हालात लगभग वैसे ही हैं जैसे पहले थे। हिंसा का दौर जारी है। सोमवार को लगी आग के शोले अब भी दहक रहे हैं। जेसौर में अवामी लीग के एक नेता के होटल को बलवाइयों ने
आग की नजर कर दिया, जिसमें 24 लोगों के मारे जाने की खबर है। सिराजगंज में एक थाने पर हमला हुआ, जिसमें 13 पुलिस कर्मियों को पीट पीट कर मार डाला गया। उनमें कई अल्पसंख्यक पुलिसकर्मी शामिल थे। सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे करीब 9,000 छात्रों समेत 19,000 भारतीयों की है। उन्हें भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. स्थिति को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत कारोबार या मेडिकल कारणों से आए थे, वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द सामान्य हों। অবশ্যই ভালো হবে। সে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ঘটান করে এককভাবে নির্বাচন করে দেশের শতকরা 90 জন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তাকে সে ধূলিসাৎ করেছে। তারই বহিঃপ্রকাশ আজকের বাংলাদেশ। অবশ্যই ভারতের প্রতিবেশী দেশ হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধে তারা আমাদের সহযোগিতা করত, সেদের বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন তাদের সেই কৃতজ্ঞতার পাশেই অবস্থান করে। लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द सामान्य होंगे, लेकिन डर ये भी है कि भारत के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सब चाहते हैं कि ऐसा न हो। এখন দেশের অবস্থা কি হবে সেটা ভালো করেই যারা আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, যারা রাজনীতিবিদ, তারাই ভালো করে জানে। জনগণের পক্ষ বিপক্ষ, জনগণ তো চাইনি বিধায় সেখানে চলে গেছে। তা এখন দেশের অবস্থা কি আছে? দেশের অবস্থা এখন আমি মনে করি যে 2-4-5 দিন আগে যেরকম ছিল তার চেয়ে অনেক ভালো আছে। তা এখন ভারতের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে আপনাদের? আমরা তো সবসময় চাই ভালো হওয়ার জন্য। একটা দেশের সঙ্গে একটা দেশের সবসময় সম্পর্ক ভালো থাকে, এটা সবাই চায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো বা সেটা অল্টারনেট হতে পারে, সেটা সেদিকে আমরা যাব না। জনগণ চাই সবসময় ভালো থাকুক। আপনার নামটা? মোহাম্মদ আসিফ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। अगले कुछ घंटे और दिन बांग्लादेश के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। इनमें न सिर्फ बांग्लादेश का भविष्य तय होगा, बल्कि भारत के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे ये भी पता चलेगा। रत्नदीप चौधरी और नीता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट्स, एनडीटीवी इंडिया। बांग्लादेश में जो कुछ जिस तरह से चल रहा है उसे लेकर वहां रहने वाले अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा परेशान और डरे हुए हैं। इंतज़ार नई अंतरिम सरकार का है ताकि माहौल सामान्य हो और उनसे खतरा टले। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान एक बड़ी चिंता को जाहिर कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और फिर देश छोड़ने के बाद सोमवार शाम से ही बवाल थम जाने के आसार जताए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले सिर्फ शेख हसीना सरकार निशाने पर थी, लेकिन अब अराजकता इतनी है कि कौन निशाने पर आ जाए पता नहीं। इसे लेकर भारत में भी चिंता बढ़ रही है। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। बांग्लादेश की आबादी में फिलहाल 8% हिंदू हैं। 1951 में ये 22% के आसपास थे। 1964 से 2013 के बीच 1,10,00,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़ गए। साथ ही बांग्लादेश में ढाका से लेकर चटगांव, चांदपुर तक बहुत से मंदिर हैं। रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन के ही नहीं,
सैकड़ों साल पुराने कई मंदिर भी बांग्लादेश में हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व है और ताज़ा डर इन्हीं को लेकर है, क्योंकि हमलों की घटनाएं इधर उधर से सुनाई पड़ने लगी हैं। तो बांग्लादेश का जो अभी हालात है बदतर से बदतर हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जितना बार चुनाव आ रहा है, जितना कुछ होता है तो सारे के सारे जो देश होता है जो बांग्लादेश के हिंदू को ऊपर आता है। इसलिए हमारा बांग्लादेश हिंदू के लिए बहुत अभी गंभीर समय जा रहा है। देखा जा रहा है कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात भी इस आंदोलन को हवा दे रही है। जब तक कोई अंतरिम सरकार कामकाज नहीं संभालती है, उन लोगों पर खतरा बना रहेगा जिनके विचार इनके विचारों से मेल नहीं खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर है दिल्ली से। SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्टी का रुख तय करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस की बैठक चल रही है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जयराम रमेश, विवेक तन्खा, उदित राज मौजूद हैं। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, महत्वपूर्ण है ये मसला जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आया आरक्षण को लेकर, सब कोटा को लेकर, क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस बैठक में? जी देखिए निधि, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपसे कुछ देर पहले ये बैठक ख़त्म हुई है और अभी जानकारी ये मिल रही है कि आज इस मुद्दे पर 1.5 घंटे करीब चर्चा हुई है और इस पर लेकिन अभी अंतिम फैसला कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। आज बैठक में ये तय किया गया है चर्चा करने के बाद कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं और अलग अलग प्रदेशों के जो कांग्रेस इकाई है, उन सबसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगले कुछ दिनों में बैठक करेंगे और उसके बाद इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो आज की जो बैठक है उसमें चर्चा करीब 1.5 घंटे चली और इस बैठक में चूँकि ये तकनीकी विषय भी है, कानूनी विषय है, इसलिए विवेक तन्खा जो वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, उनको भी बुलाया गया था। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के SC मोर्चा के अध्यक्ष हैं राजेश लिलोटिया और उदित राज जो दलित नेता हैं, उन दोनों को भी बुलाया गया था। तो इस पर गहन चर्चा हुई 1.5 घंटे, लेकिन निर्णय आज अंतिम कोई कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई है। आपसे कुछ देर पहले जयराम रमेश ने बताया कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और संभवतः राहुल गांधी भी, वो सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और कांग्रेस के अलग अलग जो राज्य इकाइयाँ हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है निधि कि पहले ही तेलंगाना जहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पहले ही ये घोषित कर दिया है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे और अपने राज्य में उसे लागू करेंगे। तो अगले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी अपने अलग अलग राज्य इकाइयों से बात करेगी और जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ST/SC आरक्षण में सब कोटे की जो बात है उसको लेकर कांग्रेस में विचार मंथन हुआ है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है, आगे भी बैठकें होंगी तो इस पर नज़र बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव का बिगुल बजने वाला है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली आए हुए हैं। इन 3 दिवसीय दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे अहम बैठकें करेंगे। इसमें इंडिया ब्लॉक के अहम नेताओं के साथ भी बैठकें होंगी। उद्धव ठाकरे के दौरे पर एक रिपोर्ट। संसद सत्र के दौरान उद्धव ठाकरे का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली आकर उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के सांसदों से मुलाकात की थी, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस दौरे का महत्व और बढ़ गया है। महाविकास अघाड़ी ये संदेश देना चाहता है कि विधानसभा में महाविकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ेगी। इन्हीं बैठकों के लिए दिल्ली को ही चुना गया है। मंगलवार 6 अगस्त को करीब 3 बजे उद्धव ठाकरे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से अपनी फैमिली के साथ संजय राउत के आवास पर पहुंचे। शिवसेना UBT पार्टी के सांसदों ने उनका स्वागत किया। साथ ही राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ चर्चा भी की। दौरे के दूसरे दिन यानी बुधवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे। शरद पवार से मुलाकात होनी तय है।
आम आदमी पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तीसरे दिन गुरुवार को उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने उनके आवास पर जाएंगे। विधानसभा है, लोकसभा हमने जीत ली है, लोकसभा ने महाराष्ट्र में हमको अच्छा रिजल्ट दिया है, तो जरूर हमारी ये बातचीत ये रहेगी कि विधानसभा में हमको पूरा बहुमत तीनों को मिलकर महाविकास आघाड़ी को हमको लाना है। अभी देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जीतना है, जनता हमारे पक्ष में है, इस करप्ट सरकार के खिलाफ लोग वोट देने के लिए तैयार है। इंडिया ब्लॉक के कई नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को भी राहत नहीं मिली। ऐसे में ईडी, सीबीआई के कथित दुरुपयोग को लेकर उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। इन बैठकों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक मजबूत है। अपने 3 दिन के दिल्ली दौरे में उद्धव ठाकरे राज्यसभा सांसद संजय राउत के आवास पर ही रहेंगे और अहम नेताओं से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सामने हैं। ऐसे में इस बैठक में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने की संभावना है। राहुल गांधी शरद पवार के साथ करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा की रणनीति भी यहीं से तय होगी। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे का ये दौरा उनकी पार्टी के लिए कितना सफल साबित होता है। राम शिंदे, दिल्ली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सीबीआई ने बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को और एक उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी के खिलाफ पर्यावरण की हरी झंडी के लिए तथ्य छुपाने पर एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई का दावा है कि पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी पाने के लिए जानकारियां छुपाई गई और पर्यावरण और वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने कंपनी के साथ मिलकर ये काम किया। सीबीआई ने सरकारी अफसर पर आरोप लगाए हैं कि उसने बिरला समूह की कंपनी के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और अनियमितताओं की जानकारी होते हुए भी उस परियोजना का पक्ष लिया। सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर शुरुआती जांच की, जिसे अब आपराधिक मामले में बदल दिया गया है। इस मामले पर हिंडाल्को की प्रतिक्रिया का इंतजार है।